हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया है। और आज के इस वीडियो में हम आज के एक अहम मुद्दे की बात करेंगे। ये खबर आप बहुत ही ज़्यादा देख रहे होंगे, चाहे अखबार हो, चाहे टीवी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कि 90 के पार पहुंच चुका है भारतीय रुपया। देखिए, आज मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, 3 तारीख है, वैसे आपको वीडियो 4 तारीख को मिलेगी। तो अभी 3 तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 90 रुपये पहुँच चुका है इंडियन रुपीज़ डॉलर की तुलना में। मतलब अगर आपके पास $1 है तो आपको 90 रुपये मिलेंगे, अगर आपके पास 90 रुपये है तो आपको $1 मिलेगा। और ये लगातार कीमत जो है वो गिरती जा रही है। बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, कुछ पॉलिटिकल भी देखे होंगे जिसमें दोस्त दिया रहा होगा या नहीं दिया रहा होगा। तो ये एजुकेशन चैनल है, हम एजुकेशन के पर्पस से समझेंगे कि आखिर की जो डॉलर है वो इंडिया है वो कैसे तय होती है कीमत, है ना। आप भी तो सोचते होंगे कि भाई ये कौन बैठा है जो 90 रुपये बता रहा है, 80 रुपये बता रहा है, ये कैसे पहुंच रही है। तो इस चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, क्या क्या ऐसे कारक हैं जो परिवर्तित करते हैं जिनकी वजह से डॉलर मजबूत होता है या रुपया कमज़ोर होता है या रुपया मजबूत होता है। तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि कैसे ये बढ़ भी सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये एक एजुकेशन वीडियो होने वाली है, हम कोई ऐसी बातें नहीं करेंगे पॉलिटिकल वीडियो। तो अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, आप कुछ ना कुछ नया सीख के ही जाएंगे आज, और ऐसी वीडियोस हम चैनल पर देते रहते हैं। तो ये देखो, अभी की सबसे लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि 90 रुपये प्रति डॉलर पहुंच चुका है रुपया और इंडियन रुपीज़, जो कि ऐतिहासिक निचले स्तर को पार गया है। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ कि डॉलर की अपेक्षा जो भारतीय रुपया इंडियन करेंसी है, INR है, वो इतना नीचे गया हो। पहले हम ये जानते हैं कि रुपया गिरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दोस्तों, भारतीय रुपये की ये ऐतिहासिक गिरावट है जो मैंने आपको बता दी है। मार्केट में डॉलर की बढ़ती मांग और विदेशी निवेशकों द्वारा बड़े पैमानों पर पैसा निकालने से लगातार दबाव बढ़ा है। देखो, आपको पता है कि दुनिया में जो अधिकतर व्यापार है वो डॉलर में होता है ना। ये सभी आप सभी को तो पता ही है। अब मान लो इंडिया कोई भी चीज़ खरीदता है ना। इंडिया मान लो अगर अमेरिका से कोई चीज़ खरीदता है तो यहाँ पे क्या करेगा, इंडिया पेमेंट करेगा US डॉलर में, और अगर इंडियन रुपीज़ में नहीं करेगा इस समय, आप ध्यान रखिएगा। और ऐसे अगर अमेरिका को इंडिया से कुछ खरीदना है या बेचना है तो इसमें भी जो करेंसी डील है वो डॉलर की होगी। तो यहाँ पर आप देखो, ऐसी ये तो हमने इंडिया और अमेरिका की बात करी, तो मान लो कोई भी देश है, जैसे यूरोप में है कुछ देश है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से सामान खरीदते हैं तो सब लोग डॉलर ही खरीद रहे हैं। तो ऐसे में जब डॉलर खरीदा जाएगा तो डॉलर की जो मांग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सिंपल रूल ये समझ में आ गया। अब ऐसी में जो विदेशी निवेश है, यानी कि जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है, मान लो कोई भी कंपनी हम यहाँ पे मान लेते हैं, मान लो सैमसंग को यहाँ पर कोई अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है इंडिया में, तो वो किस में निवेश करेगी, वो डॉलर में ही करेगी, है ना। क्योंकि इंडियन रुपीज़ तो उसके पास होगा नहीं। इंडियन रुपीज़ तो इंडियन गवर्नमेंट के पास है, आपके पास है, मेरे पास है, लेकिन वो किस में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी करेंसी को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में। ऐसे तो देखो, ये कोरिया की कंपनी है ना, सैमसंग एक कोरियन कंपनी है जो कि साउथ कोरिया की है। तो ये चाहते तो साउथ कोरिया में भी इंडिया को रुपए दे सकते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि दुनिया भर में हमें भी तो कुछ खरीदना है तो हमें डॉलर पे करना होगा ना। तो हम सैमसंग की कंपनी से भी क्या लेंगे, डॉलर ही लेंगे। तो इस कारण जो है ये डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया विदेशी निवेश से। दूसरा, आयात में वृद्धि। देखो, भारत अधिकतर सामान आयात जो करता है, जैसे आप तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो हो गए, वो हम बाहर से खरीदते हैं। अब अगर ये मानो ना मानो कि कितनी चीज़ें हैं जो हम दुनिया को सेल करते हैं, उससे ज़्यादा हम खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा तो आपने पता है कि ऑयल ही आप खरीद रहे हैं। अभी जो आप ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं इस समय, और जो मोबाइल आपके हाथ में है, 99% चांस मैं बोल सकता हूँ ये भी चाइनीज़ फ़ोन ही होगा। आप एक बार देख लीजिए किस कंपनी का है। चाइनीज़ नहीं होगा मतलब तो कोरियन कंपनी का होगा, सैमसंग हो गया। अगर वो भी नहीं होगा तो आप आईफोन से देख रहे होंगे तो वो भी अमेरिका का हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे तौर पे इन कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और ये कंपनियां भले ही इंडिया में कितना भी रोजगार दे रही हों, लेकिन ये सारी हैं तो विदेशी कंपनी। तो जितना भी फंड है वो एक तरीके से, जितना भी हम खर्च करते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो जाता है वो इन कंपनीज़ को जाता है। और ये कंपनीज जिस देश में सेटल्ड है उस देश की गवर्नमेंट को भी जाता है टैक्स के रूप में, ये तो आप जानते हैं। तो इसलिए भारत के साथ ये भी है इशू। दूसरा क्या है कि व्यापार का घाटा। देखो, इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि भारत का जो आयात, जो व्यापार घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एग्जांपल, अगर हम दुबई से तेल खरीदते हैं जितने रुपए का, मान लो आपके लिए आसान भाषा में समझाऊं, अगर हम 100 रुपए का दुबई से तेल खरीदते हैं तो क्या हम दुबई को 100 रुपए का सामान बेच पाते हैं अपने यहाँ से? नहीं, हम बहुत ही कम बेच रहे होंगे, यहाँ पे 20 या 25 रुपए ही सेल कर रहे होंगे। ऐसे अगर हम चाइना से इतने सारे स्मार्टफोन्स हम खरीदते हैं, उनकी कंपनीज को इतना पैसा देते हैं, तो क्या हम चाइना को बदले में इतना सामान बेच पाते हैं? नहीं ना। अभी दिवाली होके गई है, कितनी सारी लाइट्स का सामान जो है, आपके घर में LED बल्ब लगा होगा, तो मे भी वो भी हो सकता है चाइनीज़ का हो। लेकिन हमारे यहाँ से एक बार सामान सोच के देखिए कि हमारे यहाँ से सामान कितना चाइना को जाता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण जो है वो डॉलर बढ़ रहा है और भारतीय रुपये में यहाँ गिरावट आई है। और सबसे बड़ी बात ये है, क्यों? क्योंकि इंडिया भी अगर किसी से सामान खरीदना है, सेल करना है, तो डॉलर में ही एक्सचेंज करता है। तो इसलिए भी डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बात है कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती। देखो, यहाँ पे इंडियन रुपीज़ के तो मैंने आपको बता दिया कैसे परिवर्तन हो रहा है रुपए। ऐसी जो डॉलर की है वो कीमत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वैश्विक
वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर जब हम बात करें तो डॉलर मजबूत हो रहा है, जिससे जो बाजार बढ़ रहा है उनमें जो अन्य मुद्रा है वो कमजोर हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपका इंडियन रुपीज ही कम हुआ है, यहाँ पर और भी देशों की जो करेंसी है वो भी डाउन हुई है। यहाँ उल्टा ये भी है कि जो डॉलर है वो मजबूत होता जा रहा है और जो इंडियन रुपीज है वो उसकी तुलना में कम होता जा रहा है। उसका रीजन ये भी है। अच्छा, यहाँ पर देखो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर रुपए को सहारा देने की कोशिश की है। आप ये सोच सकते हो कि क्या जो हमारा रिजर्व बैंक है, जो आरबीआई है या जो गवर्नमेंट है, वो क्या इस चीज में कुछ नहीं कर रही? नहीं, ऐसा नहीं है, वो कर रहे हैं काम। अगर आप देखो तो यहाँ पर आरबीआई ने कोशिश करी है कि वो जो अपना विदेशी मुद्रा भंडार है उसको बेचकर वो रुपए को सहारा देने की कोशिश करें, लेकिन बाजार को दबाव को पूरी तरीके से रोकना संभव नहीं हो पाता है। ये आप समझो। आपको अगर कोई भी चार लोग पंचायत में बैठ के ये बोलते हैं कि कोई भी बोल सकते हैं कि नहीं ये तो वो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, लेकिन इन चीज़ों के लिए जब देश की अर्थव्यवस्था की बात होती है तो सिर्फ सरकार नहीं, हम भी जिम्मेदार होते हैं। ये कोई पक्ष या विपक्ष वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आप नॉलेज पढ़ लेंगे, थोड़ा इकोनॉमिक समझ लेंगे तो आपको ये बात समझने होगा, क्योंकि सिर्फ बहस करने से मुद्दे नहीं बनते हैं, उनको समझना भी पड़ता है। अब देखो आम लोगों पर सीधा असर क्या हो सकता है इसमें, हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि रुपए की जो गिरावट है वो सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं है, ये भारतीय बाजार के रोजमर्रा की जिंदगी को भी परिवर्तित करता है। जब रुपए कमजोर होगा तो जो भी सामान हम दोस्तों बाहर से खरीदेंगे वो सारा ही सामान हम पे क्या है, चेंजेस लाएगा, हमारी जेब पे असर पड़ेगा। जैसे ईंधन की बढ़ती कीमतें। अब मैंने आपको सिंपल बताया था, अगर हमें दुबई से तेल खरीदना है ना, सऊदी अरब से हमें तेल खरीदना है, तो हम पेमेंट किस में करेंगे? इंडियन रुपीज़ में तो करेंगे नहीं, हम ये पेमेंट करेंगे किस में? डॉलर में करेंगे, है ना। तो जब हम अगर डॉलर में पेमेंट करेंगे तो डॉलर जब महंगा हो गया तो हमें जो तेल है वो भी महंगा पड़ने लगेगा, सिंपल सी बात है। और जब सरकार को महंगा पड़ेगा तो आपको क्या लगता है, आपको सस्ता मिलेगा? आपको भी महंगा पड़ सकता है। ऐसे जैसे डीजल है, रसोई गैस है, ये सीधे तौर पर भारत क्या है, बाहर से बहुत बड़ी संख्या में तेल को आयात करता है, खरीदता है। तो ऐसे में 90 प्रति डॉलर के स्तर पर प्रत्येक बैरल तेल की कीमत रुपए में काफ़ी बढ़ जाएगी, ये आप समझिए। दूसरा, दैनिक उपयोग की वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो सकती हैं, जैसे आपके खाने का तेल है, दालें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जो भी कीमत, मतलब इसमें 5 से 10% की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जो सामान हम बाहर से खरीदते हैं, देखो वैसे तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा कोई इशू आपको मेन तौर पर अगर सब्जियों में इसमें देखें तो ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अब 5 से 10% क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देखो ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। मैंने आपको बताया सिंपल कि सब कुछ डिपेंड तो बाहर से भी कर रहा है ना, हमारा हम ईंधन तो बाहर से खरीद रहे हैं ना, अधिक से अधिक। मान लो अगर तेल के प्राइस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट तो महंगा होगा ही ना, जिस सामान को पहुंचाने में कम रुपए लगता था उसको ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा ही, 5 से 10%। इसलिए जो मिडिल क्लास फैमिली है उसका बजट बिगड़ सकता है। दूसरा, विदेश यात्रा और शिक्षा का खर्च। देखो विदेश में अगर पढ़ाई करने जा रहे हैं और तो बोझ आपको पड़ सकता है, ये आप देख लीजिए। और ईएमआई और ऋण पर भी दबाव बढ़ेगा। जब महंगाई बढ़ती है दोस्तों तो क्या होता है कि आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जिससे होम लोन, कार लोन और अन्य ईएमआई में वृद्धि हो सकती है। इससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त दाब बढ़ेगा। वैसे इतना ज़्यादा अभी नहीं कुछ होने वाला है, बस कोशिश ये होगी कि यहाँ पे आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कोशिश करेगा कि जो और रुपए जो गिर रहा है उसको रोक सके, है ना। पूरी कोशिश यही की जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं चाहेगा या कोई चाहेगा नहीं कि जानबूझ के रुपए गिर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, करने की कोशिश हो सकती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। इसलिए ही बार बार कहा जाता है कि स्किल इंडिया की बात की जाती है, मेड इन इंडिया की बात की जाती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जब कुछ भी सामान खरीदते हैं, इस चीज़ के लिए सब जिम्मेदार हैं। आप भी जिम्मेदार हो, मैं भी जिम्मेदार हूँ। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी किसी एक चीज़ से नहीं बनती है, सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बनती है। अगर आप कोई फ़ोन बाहर से खरीदते हो, अगर आप चाइनीज़ फ़ोन खरीद रहे हो, अगर आप कोरियन मोबाइल खरीद रहे हो या फिर एप्पल का अमेरिकन फ़ोन खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने देश का जो पैसा आप दे सकते थे वो विदेशी कंपनी को दे रहे हैं। तो जब विदेशी कंपनी को दे रहे हैं तो उन्हीं को ही फ़ायदा होगा। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि आगे की क्या हो सकता है इसमें। तो देखो पहली बात तो ये है कि इसमें कोशिश ये की जाए कि जो बजट है उसमें सावधानी रखी जाए कि कुछ योजनाएं हैं जिनके खर्चों को सीमित करा जाए, या फिर जो योजनाएं हैं वो ऐसी बनाई जा सकें जिसमें जो अनावश्यक खर्च है उससे बच सकें, है ना। निवेश में विविधता, कोशिश की जाए कि निवेश सोना, डॉलर आधारित फंड या मुद्रास्फीति संरक्षित प्रतिभूतियां जो हैं उनमें किया जाए, मतलब ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पर हमें मजबूत हो रुपये। दूसरा तो यहाँ पे 90 रुपये प्रति डॉलर स्तर केवल एक संख्या नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सीमा है। जब मुद्रा ऐसे प्रमुख स्तरों को पार करती है तो बाजार में घबराहट और आगे की गिरावट की आशंका पैदा होती है। इस स्तर को पार करना दर्शाता है कि रुपए काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और इसमें कोशिश करने की ज़रूरत है कि इसको कैसे हम वापस लाने की कोशिश करें, और इसके साथ ही ऐसा भी प्रयास करें जो ये गिरे ना। तो इसके लिए जो भी आप और मैं तो इतना इसमें जो कोशिश कर सकते हैं हम अपने स्तर पे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कोशिश जो है वो गवर्नमेंट की नीतियों के कारण होगी। जो आरबीआई है वो जो नीतियाँ बनाएगा वो उसके कारण होगी। तो देखो अगले कुछ महीने में यदि डॉलर की वैश्विक मांग बनी रहती है, मतलब डॉलर और मजबूत होता है, तो विदेशी निवेश में सुधार
नहीं होता है तो रुपया 92 या 93 रुपये तक भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आरबीआई के हस्तक्षेप और वैश्विक जो परिवर्तन होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि कितना चेंजेस होता है। तो ऐसा नहीं है, कोशिश तो यही करेगा आरबीआई कि कम से कम ही ला सके, लेकिन रुपये तो देखो अगर डॉलर मजबूत होता रहा हो तो इसमें और भी बढ़ सकता है ना। और इसमें हो सकता है कि भारत अपने आयात की निर्भरता को कम करनी होगी, मतलब भारत को ऐसा कोशिश करनी होगी, शायद योजनाएं ऐसे बनानी होंगी जिसमें हम बहुत ज़्यादा सामान जो है वो बाहर से इतना ना खरीदें, है ना। और तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम चीज़ें, ठीक है, और स्वदेशी जो निर्माण है उसको हमें आगे और बढ़ाना होगा। जब हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो ये चीज़ें और बढ़ानी होंगी। और जो लंबे समाधान है उसमें यही है कि हम अपने बुनियादी ढांचे और निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार और व्यापार समझौतों को माध्यम से भारत को अपनी आर्थिक मजबूती करनी होगी। मतलब भारत को ऐसी जगह पे मजबूत होना होगा जो हम विदेशों से बहुत ज़्यादा कुछ खरीद रहे हैं। जैसे आपने देख ही लिया कि हम कितना ज़्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या जो गैस हैं या जो इस तरह की चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जो हम भर भर के बाहर से खरीदते हैं। तो एज अ कस्टमर आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी एक बार लेबल देख लें कि क्या मेड इन इंडिया मेड इन चाइना है। ठीक है, बाकी तो ये आपका खुद का है। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको जो करना है हम आपको सलाह दें या फिर आप वही करें, जो आपका मन करे आप वही कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि क्यों डॉलर इतना मजबूत हो रहा है और क्यों इतना रुपए पर परिवर्तन आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये एक एजुकेशन वीडियोस थी। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।